नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल, नेट पीएचडी हिंदी। आज हम चर्चा करेंगे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, राजकीय इंटर कॉलेज हेतु प्रवक्ता, नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही अन्य राज्यों के लिए हिंदी शिक्षक बनने की तैयारी कैसे करें। आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए जिससे कि आप प्रथम प्रयास में ही सफलता के झंडे गाड़ दें, आपका परचम लहरा उठे। तो आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि वह कौन सी रणनीति है जिसे अपनाकर आप एक सफल हिंदी शिक्षक बन सकते हैं। चाहे आप इंटर कॉलेजों में हों, चाहे आप हायर एजुकेशन कमीशन में हों, चाहे आप मैनेजमेंट कमेटी के शिक्षक हों, चाहे आप राजकीय विद्यालयों के शिक्षक हों, सबके लिए एक विशेष रणनीति बनानी पड़ती है। मित्रों, आज कंपटीशन का बड़ा कठिन दौर है। आप जानते हैं कि अगर 100 पद खाली हैं तो 1 लाख लोगों का आवेदन वहाँ पे पहुँचा रहता है। तो जब आप अपने आगे कई हज़ार को धक्का देंगे तब एक जगह जाके बना पाएंगे। और हिंदी शिक्षक के लिए कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हर व्यक्ति हिंदी शिक्षक बनना चाहता है, हिंदी पढ़ना चाहता है। आप समाज में देखें तो सोशल साइंस के पढ़ने वाले स्टूडेंट आपको ढेर सारे मिलेंगे और उसके बाद हिंदी के लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा कंपटीशन। तो वह सही रणनीति क्या होगी जिसको अपनाकर आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। आइए हम थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। देखें, शिक्षक बनना आज बड़े गर्व और गौरव का विषय है हमारे समाज में। शिक्षक का सम्मान न पहले घटा था न आज घटा है। कुछ खराब लोगों की बात छोड़ दें तो शिक्षक हमेशा आदरणीय होता है। वह राष्ट्र निर्माता होता है। अपने राष्ट्र के नागरिकों में कौन सी भावना भरनी है, राष्ट्र को किस रास्ते पर ले जाना है, यह एक योग्य शिक्षक का दायित्व होता है। वह ये जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर लेता है। और हिंदी शिक्षक बनकर आप अपने विद्यार्थियों के मन में कल्पना, सौंदर्य भावना, राष्ट्र के प्रति जागरूकता, नैतिक मूल्यों का विकास, जिन पर आज पूरा समाज आधारित है। और दुख की बात यह है कि नैतिक मूल्यों का पतन इस समय हमारे समाज में हो रहा है। ये हम आप जैसे हिंदी शिक्षकों की विशेष जिम्मेदारी है। तो आइए हम उस रणनीति की चर्चा करते हैं कि कैसे हम हिंदी शिक्षक बने, कैसे आप अपने कंपटीशन को फोकस करें जिससे कि सफलता आपके कदम चूमे। तो हम कुछ बिंदुओं में इस तैयारी को बांटते हैं कि नंबर एक है अध्ययन का दृढ़ संकल्प। अध्ययन का दृढ़ संकल्प। मैंने एक बिंदु यह तैयार किया है कि होता क्या है कि जब किसी चयन बोर्ड से, किसी आयोग से जब रिक्तियां आती हैं कि इतने हिंदी शिक्षकों की आवश्यकता है, तो जो हमारे जिनके पास योग्यता है, चाहे वो बीए बीएड हो, एमए बीएड हो, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो, तो बल्लियों उछल जाते हैं हमारे प्रतियोगी मित्र। तुरंत फॉर्म भर देते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद फिर स्लो हो जाते हैं। तो आपके पास अध्ययन का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। होता क्या है, वो कहते हैं अरे नहीं, अभी तो जब परीक्षा की तिथि आ जाएगी तब हम तैयारी कर लेंगे। मित्रों, यह बात उचित नहीं है। आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिस दिन से आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, या मैं कहता हूं कि जिस दिन से आपके अंदर योग्यता आ गई, आप उसी दिन से परीक्षा की गहन तैयारी शुरू कर दें। एक बात और, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उससे थोड़ी सी दूरी बना लें। होता क्या है कि जैसे आपने फेसबुक इंस्टॉल कर रखा है तो आप एक अपने सुंदर चेहरे का फोटो उसमें डाल देते हैं, उसके बाद लगातार आपका मन उसी में लगा रहता है कि कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, किसने क्या कमेंट किया, और अगर किसी ने प्रतिकूल कमेंट कर दिया तो पूरा दिन खराब हो गया। तो मेरा निवेदन है कि सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना ले और दृढ़ संकल्प होकर तैयारी करें। देखें, जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना ही अच्छा है उस अभ्यर्थी के लिए जो अच्छी तैयारी कर रहा है। किसी कवि ने कहा है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जो प्रतिकूल धाराओं में अपनी नौका को लेकर आगे बढ़ता जाता है, योग्य नाविक वो माना जाता है। तो अध्ययन का दृढ़ संकल्प लें। और मैं कहता हूं कि आप रोज 4 घंटे अध्ययन करें। 4 घंटे, इससे ज़्यादा करें यह आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर है। सिर्फ 4 घंटे रोज अध्ययन करें। हाँ, इतना याद रहे कि अगर एक दिन आप किसी शादी पार्टी या किसी काम में बिजी हो गए, आपको जुकाम हो गया, आपने नहीं पढ़ा है, तो अगले दिन के 4 घंटे का मतलब 4 और 4 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो परीक्षा पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
दूसरा पॉइंट है अध्ययन में निरंतरता। अध्ययन में निरंतरता, इसका मतलब यह है कि मैंने आपसे चर्चा की कि आप 4 घंटे रोज पढ़ें। अगर एक दिन किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए तो 4 दूनी 8 घंटे उस दिन आपको अध्ययन करना है। जब इतना दृढ़ संकल्प होगा, इतनी निरंतरता आपके अंदर आएगी तो आपको परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और वही मौसमी तैयारी नहीं होनी चाहिए। मौसमी तैयारी से मेरा आशय यह है कि आपने फॉर्म भर दिया, किताबें खरीद ली, अपने अन्य साथियों से बड़े जो आपके सीनियर लोग हैं, अपने शिक्षकों से आपने राय ले ली, उसके बाद आप धीमे हो गए, कह रहे नहीं अभी तो परीक्षा की डेट दिसंबर में आएगी, अभी से क्यों परेशान हुआ जाए। ये मौसमी तैयारी है। हमारे 70% साथी क्या करते हैं कि जब परीक्षा की डेट घोषित हो जाती है तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे काम नहीं बनेगा। इससे क्या होगा कि हिंदी की टीजीटी पीजीटी, और ये जो टीजीटी पीजीटी है ये बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अब उसका नाम हुआ है, ये परीक्षा कराता है। तो इस टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में 125 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं। अगर आपने मौसमी तैयारी की तो 100 प्रश्न कर ले जाएंगे, 105 110 प्रश्न कर ले जाएंगे। आज के समय में इससे सफलता मिलना बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए आपके अध्ययन में निरंतरता लगातार बनी रहनी चाहिए। और हाँ, साहित्यिक बने आप हिंदी विषय के शिक्षक बनने जा रहे हैं, हिंदी साहित्य के शिक्षक बनने जा रहे हैं। साहित्यिक होना आपका प्रथम लक्षण है। साहित्यिक से मेरा मतलब यह है कि आप कविताओं के प्रेमी बने, आप उसको पूरे मन से अध्ययन करें। होता क्या है कि हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद अगर कोई 15 दिन बाद आपसे पूछता है तो आप फिल्म की हूबहू स्टोरी उसको सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तल्लीनता से फिल्म देखी है, आपने 100% योगदान किया है फिल्म देखने में। और एक पुस्तक आपने 5 दिन में पढ़ी, 4 घंटे में पढ़ी, 8 घंटे में पढ़ी, आप उसे ठीक से नहीं सुना सकते दूसरे को। तो ये होती है, अगर आप तल्लीन हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत आपसे कुछ छीन नहीं सकती। आप जो चाहें वो बन सकते हैं। तो अध्ययन में निरंतरता अति आवश्यक है। तीसरा पॉइंट देखें, पाठ्यक्रम पर फोकस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम पर आपका फोकस होना चाहिए। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले हमें उसका पाठ्यक्रम देखना चाहिए। पाठ्यक्रम का मतलब है कि हमें वे कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाएगा। टीजीटी पीजीटी का अपना पाठ्यक्रम है, नेट जेआरएफ का अपना पाठ्यक्रम है, एलटी ग्रेड और राजकीय प्रवक्ता इनका अपना पाठ्यक्रम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का अपना पाठ्यक्रम है, नवोदय विद्यालय का अपना पाठ्यक्रम है। और वो चाहे बिहार के स्कूलों की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे एमपी की बात हो, चाहे हरियाणा बोर्ड की बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर हिंदी शिक्षक जरूर एक होता है। और लगभग हिंदी तो पूरे भारतवर्ष में हिंदी शिक्षक होता ही होता है, लेकिन सबका पाठ्यक्रम साथियों अलग अलग होता है। तो आपको पाठ्यक्रम पर फोकस करने की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम का एक एक बिंदु आपकी निगाह में होना चाहिए और पाठ्यक्रम आपको रटा होना चाहिए। बगैर पाठ्यक्रम के आप कुछ नहीं कर सकते। होता क्या है कि हमारे कई मित्र, प्रतिशत में अगर उनकी संख्या बताऊं तो 50% से कम नहीं बैठेंगे कि उन्होंने अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू की तो मार्केट से एक गाइड ले आए किसी भी पब्लिकेशन की और उसे ही पढ़ते रहे, ऐसे ही अनमने भाव से पढ़ते रहे और जाकर पेपर दे आए। पता चला कि 40 प्रश्न सही हैं। या अगर आपने अपने पढ़ाई के जीवन में आप उत्तम विद्यार्थी रहे हैं तो 80 से 90 प्रश्न आप सही कर पाओगे 125 में, उससे बात नहीं बनती। फिर आप कहोगे अरे ये प्रश्न कहाँ से आ गया, ये प्रश्न कहाँ से आ गया। होता क्या है, हम पाठ्यक्रम पर फोकस नहीं करते। पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु को आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर समझना पड़ेगा, बात तभी बनेगी। आजकल होता क्या है कि बड़ी चीज़ों की छिपी चीज़ें पूछी, बड़े साहित्यकारों की छिपी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको पाठ्यक्रम पर पूरा फोकस बनाना पड़ेगा, बात तभी बनेगी। एक अगला जो पॉइंट मैंने रखा है कि नोट्स तैयार करना। आप अपना नोट्स तैयार करें, स्वयं अपना नोट्स तैयार करें। होता क्या है कि आप मार्केट से आपने कोई गाइड ले ली, तो गाइड किसी न किसी विद्वान का नोट्स होती है।
बड़ी पुस्तकों से, संदर्भ ग्रंथों से उस विद्वान आदमी ने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिया है, वही गाइड आप लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए कि अगर मैंने नोट्स बनाकर मार्केट में छपवा लिया और मार्केट में मेरे नोट्स चालू हो गए, तो वो मेरे नोट्स होंगे, न कि आपके नोट्स होंगे। तो आप अपना नोट्स स्वयं बनाएं। उसके लिए एक मोटा सा रजिस्टर लें, बढ़िया पन्ने वाला, और प्रथम पृष्ठ पर पूरा पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए। और अगर आप इनमें से कई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग पेज पर, टीजीटी का अलग पेज पर, पीजीटी का अलग पेज पर, नेट जेआरएफ का अलग पेज पर, असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग पेज पर पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए और पाठ्यक्रम अद्यतन होना चाहिए। आप संबंधित परीक्षा की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से प्रिंट ले लें और उसको उस रजिस्टर पर चिपका लें। अद्यतन होना चाहिए। और जांच ये भी करते रहें कि ऐसा तो नहीं कि पाठ्यक्रम में कोई बदलाव हो गया हो तो आप पुराना पाठ्यक्रम पढ़ते रहें। हालांकि जो आप गाइड खरीदते हैं उसके प्रथम पृष्ठ पर पाठ्यक्रम होता है, लेकिन आपको हमेशा अपडेट रहने की ज़रूरत है। तो मित्रों, नोट्स कैसे तैयार करें? आपके पास हिंदी साहित्य की पुस्तकों का खजाना होगा, भंडार होगा। जो भी तैयारी करता है वो ढेर सारी पुस्तकें एकत्रित करता है, अपने सीनियर साथियों से, अपने शिक्षकों से, यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग तरह से तैयारी जुटा करके वो ढेर सारी पुस्तकों का संकलन कर लेता है। तो जो आप तथ्यात्मक पुस्तकें खरीदें, हिंदी साहित्य का इतिहास खरीदें, उससे नोट्स बनाएं। आप एक एक अध्याय को पढ़ते जाएं, जो महत्वपूर्ण बात लगे उसे आप सूत्र वाइज लिखते जाएं, सूत्र वाइज लिखते जाएं। इससे आपका नोट्स तैयार होगा। और जब कोई भी पुस्तक आप पढ़ें तो आप कॉपी और पेन हाथ में लेकर पढ़ें। जैसे ही लगी ये खास चीज़ है, तुरंत आप अपने नोट्स को तैयार करें। नोट्स स्वयं तैयार करें। आप दूसरे का नोट्स लेकर, गाइड लेकर मार्केट से पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे की दृष्टि आपको मिल जाएगी। लेकिन जब आप स्वयं नोट्स तैयार करेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल आपकी नस नाड़ियों में समझ आएगी, आप अधिगम होता जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसलिए नोट्स स्वयं तैयार करें अगर परीक्षा में सफलता लेना है तो। अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं कि संदर्भ ग्रंथों से तथ्यों का संकलन। संदर्भ ग्रंथों से तथ्यों का संकलन, यही जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये इसी से संबंधित है कि आप पढ़ते रहें और बड़ी पुस्तकों से तथ्यों का संकलन करते रहें, मोटी मोटी चीज़ें लिखते रहें। कौन सा ग्रंथ किस सन में प्रकाशित हुआ, इस ग्रंथ के नायक नायिका कौन हैं, यह ग्रंथ किस विषय पर आधारित है, इसके प्रकाशक कौन हैं, किसने प्रकाशित करवाया, इसके संपादक कौन हैं। इस तरह से जो मोटी मोटी बातें हैं आप उन्हें नोट करते रहें। और आगे बढ़ते हैं हम। छठा पॉइंट है व्याकरण में विशेषज्ञता। ये बहुत महत्वपूर्ण का बात है, व्याकरण में विशेषज्ञता। अब आप देखें कि ये जो व्याकरण में विशेषज्ञता है कि 125 प्रश्न में 40 से 50 प्रश्न व्याकरण के आते हैं, 40 से 50 प्रश्न व्याकरण के आते हैं। प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन ये मान के चलें कि कम से कम 40 प्रश्न तो आपके व्याकरण के होंगे ही। अब व्याकरण में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, कारक, कई शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, रस, छंद, अलंकार, हिंदी भाषा उत्पत्ति और विकास, देवनागरी लिपि, यही खास चीज़ें हैं बस। तो आप इन्हें व्याकरण में आप महारथी बने, नहीं बनेंगे तो परीक्षा आपसे दूर होती जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। व्याकरण पुरानी चीज़ों पर आधारित है, व्याकरण में कोई लेटेस्ट चीज़ नहीं है, सारी पुरानी चीज़ें हैं। कोई भी हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक ले लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। व्याकरण में कोई चीज़ आपसे छूटे ना। देखो, जो साहित्य का पोर्शन है वो नित्य नूतन अद्यतन होता रहता है, रोज कोई ना कोई पुस्तक लिखी जाती है, उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन व्याकरण वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, कारक, ये पुरानी चीज़ें हैं, उसमें कोई फेरबदल है ही नहीं। तो आप व्याकरण में विशेषज्ञता हासिल करें। वह जो 40 से 50 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जब व्याकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो व्याकरण में आप विशेषज्ञता हासिल करें। आगे बढ़ते हैं। अब है उपयोगी पुस्तकों का चुनाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उपयोगी पुस्तकों का चुनाव। आपके पास पुस्तकों का संकलन होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी ना हो
कि आप उनमें उलझे रह जाएं और एक भी किताब न पढ़ पाएं। एक ही किताब लेकर आएं। मैंने देखा है कि कई प्रतियोगी मित्र मुझसे भी सलाह लेने के लिए आते हैं, तो मैं उन्हें 5 या 6 किताबें बता देता हूँ, लेकिन मैं उन्हें क्रम से बताता हूँ। मैं कहता हूँ पहले आप ये किताब लाओ, ये पुस्तक मार्केट से खरीदो और इसका पूरा अध्ययन करो, इसके बाद 20 दिन बाद या 1 महीने बाद अगली पुस्तक लेना। और आप एक साथ खरीद लाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दृढ़ संकल्पित हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो 3 दिन की दवा देता है, उसके बाद फिर बुलाता है। ठीक ऐसे ही आप आधारभूत पुस्तकें लाएं और उनकी जानकारी, उनके निचोड़ को अपने हृदय में धारण कर लें, उनका नोट्स बना लें। आप चाहें तो अपने मित्रों की मदद भी ले सकते हैं। किसी के पास कोई पुस्तक है तो किसी के पास कोई पुस्तक है, आप उस पुस्तक को ले आएँ, 10 दिन में उसका सारा निचोड़ अपनी कॉपी में उतार लें, अपने रजिस्टर में उतार लें, तब आपका काम बनेगा। अगर नोट्स से बचना चाहते हैं तो फिर कोचिंग सेंटरों का सहारा है। लेकिन कोचिंग सेंटर में मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ अगर, तो मैं अपनी ही दृष्टि तो आपको दे सकता हूँ, और जब आप स्वयं तैयारी करेंगे तो आप कई विद्वानों की पुस्तकें पढ़ेंगे, कोचिंग वाले गुरुजी से भी पढ़ेंगे और सोशल मीडिया से भी पढ़ेंगे, यूट्यूब से भी पढ़ेंगे, पुस्तक से भी पढ़ेंगे, गाइड से भी पढ़ेंगे। फिर आपकी अपनी एक नई दृष्टि विकसित होगी। मेरी बात गौर से सुनिए, तैयारी में जब तक आपकी नई दृष्टि नहीं विकसित होगी तब तक बात नहीं बनने वाली है। दूध में फेन वाला जो मामला है वो नहीं आने वाला है। इसलिए आप बेहतर ढंग से तैयारी करें। इन जो मैंने पॉइंट दिए हैं इन पर आप थोड़ा सा फोकस करें, और फिर मैं आपको उपयोगी पुस्तकें बताता हूँ कि जो आपके लिए नितांत उपयोगी हैं, उन पुस्तकों का आपको चयन करना है। यद्यपि आपके पास कई पुस्तकें होंगी, कुछ पुस्तकों का नाम मैं बताता हूँ जिन्हें आपको लेना है। पुस्तक आप सबसे पहले लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पुस्तक आप लो डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की ये पुस्तक लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये एक आधारभूत पुस्तक है, एक फाउंडेशन तैयार करेगी आपकी तैयारी का। याद रखिएगा, इसका लेटेस्ट एडिशन लेना है, नया संस्करण। मान लीजिए ये पुस्तक 1973 में मार्केट प्रकाशित हुई पहली बार, तो उसके हर 5-7 साल बाद उसमें कमियों को सुधार किया जाता है और जो नई सामग्री आती है उसमें जोड़ दिया जाता है। उसे कहते हैं नया संस्करण, लेटेस्ट एडिशन, न्यू एडिशन। तो आप जो भी पुस्तक लें, न्यू एडिशन की पुस्तक लें। और दूसरी पुस्तक जो आप लें हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद, वो पुस्तक आप ले सकते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये ले लीजिए। ये है डॉक्टर बच्चन सिंह की। ये भी आपकी तैयारी में उपयोगी पुस्तक होगी। और तीसरी पुस्तक लें आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, उपयोगी है। तो ये बच्चन सिंह की 2 किताबें हो गई, एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, एक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। एक किताब और लीजिए, वो है हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। ये 1986 में प्रकाशित हुई थी, व्यास सम्मान से सम्मानित रचना है, और ये है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। ध्यान रखना है, लेटेस्ट एडिशन की पुस्तक लेनी है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। आप इसके बगैर आपकी तैयारी कमजोर रहेगी। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। एक किताब और लीजिए आप, काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र लीजिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ये आधारभूत पुस्तकें हैं, नींव है। जब तक आप इन किताबों को नहीं लेंगे आपकी स्थायी तैयारी नहीं होगी, उथली तैयारी होगी, और उथली से आपका काम बनने वाला नहीं है।
अगली पुस्तक है आपकी हिंदी का गद्य साहित्य। ये है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। ये गद्य के क्षेत्र में बहुत धांसू पुस्तक है, हिंदी का गद्य साहित्य। बस आपको करना क्या है, लेटेस्ट एडिशन की लेनी है, नया संस्करण लेना है। एक पुस्तक और बता रहा हूँ आपको, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, ये आप पुरानी ही पुस्तक ले लीजिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की ये पुस्तक है भाषा विज्ञान। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत पुरानी पुस्तक है, और इसको आप गौर से पढ़ेंगे तो माला माल हो जाएंगे भाषा के क्षेत्र में। इतना मैं आपको बता रहा हूँ। अगली पुस्तक है, एक पुस्तक आप लीजिए हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण की पुस्तक चाहे जिसके ले लीजिए आप, इसे चाहे आप डॉक्टर हरदेव बाहरी की ले लें, चाहे उदय नारायण तिवारी की ले लें, चाहे वासुदेव नंदन प्रसाद की ले लें, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे जी की ले लें, किसी की भी पुस्तक ले लें। हिंदी व्याकरण की एक अच्छी पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। चाहे तो ये जो प्रकाशक हैं जैसे अरिहंत है, लूसेंट है, प्रतियोगिता साहित्य, इनकी भी आप ले लें। मार्केट में जाएं, जिसकी पुस्तक आपको अच्छी लगे उसका एक हिंदी व्याकरण आपके पास एक पुस्तक हर हाल में होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, ये तो जो ये पुस्तकें हैं ये हो गई आधारभूत पुस्तकें, इनके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। इन्हीं से आप नोट्स बनाएंगे और अपनी तैयारी को पुष्ट करेंगे। इतनी पुस्तकें अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपकी तैयारी हल्की होगी। यद्यपि और भी आपके क्षेत्र में जो चर्चित पुस्तकें हैं आप उन्हें जानते होंगे, उन्हें आप लेते रहें, लेकिन इतनी पुस्तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम कुछ जो मार्केट में गाइड मिल रही हैं उनकी चर्चा करते हैं। हमारे साथी हैं जो वस्तुनिष्ठ हिंदी, ये पुस्तक है पुनीत कुमार राय की। इन्होंने एक नोट्स सा बनाया है, बड़ा उपयोगी है। ये आई थी 2003-04 में ही आई थी। इसका भी आप लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए तो आपकी तैयारी में बड़ी मदद होगी। अगली पुस्तक ले लीजिए आप, ये पुस्तक है सूचना परक हिंदी साहित्य। सूचना परक हिंदी साहित्य, ये है उमेश तिवारी जी की। सूचना परक हिंदी साहित्य उमेश तिवारी जी की है। और एक जो अच्छी किताब है वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, मार्केट में छाई हुई है। अच्छी पुस्तक इन्होंने निकाली है पांडे बंधुओं ने, गोविंद पांडे की। बहुत अच्छे नोट्स हैं, ये तीनों पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। वस्तुनिष्ठ हिंदी, सूचना परक हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये ऐसे मान लीजिए कि बड़ी इनको और अन्य बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़कर इन विद्वानों ने नोट्स तैयार किया है और आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया है। तो ये कुछ अच्छी किताबें हैं। एक दो पुस्तक और बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि एक तो आप अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिए, अनसॉल्व्ड पेपर या सॉल्व पेपर। सॉल्व्ड भी होते हैं ये और अनसॉल्व्ड भी होते हैं, मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तमाम कंपनियों के आते हैं और शुरू से अंत तक 10-15 सालों के पेपर होते हैं। अनसॉल्व्ड पेपर और सॉल्व्ड पेपर जरूर ले लीजिए, जो भी मिले आपका। और एक पुस्तक और ले लीजिए, संस्कृत साहित्य का इतिहास, क्योंकि संस्कृत भी इसमें सम्मिलित है। कोई छोटी सी पुस्तक ले लीजिए संस्कृत साहित्य के इतिहास की, जिसमें तमाम सूचनाएं हों, कौन सा महाकाव्य संस्कृत का, कौन सा गद्य काव्य, कौन सा चंपू काव्य कब लिखा गया, उसमें किस चीज़ का वर्णन है, उसकी नायक नायिका कौन है। संस्कृत साहित्य का इतिहास एक आपके पास होना चाहिए। सबसे सस्ता मार्केट में वो आप संस्कृत साहित्य का इतिहास ज़रूर ले लो, क्योंकि हिंदी में संस्कृत एक पोर्शन है जो पूछा जाता है और लगभग 10 से 15 प्रश्न
संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण के होते हैं। अगर आप इतनी पुस्तकें खरीद लाए और इनका ठीक से अध्ययन कर लिया तो सफलता की गारंटी है। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, आप किसी से नहीं रोक सकते। बस आवश्यकता इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि आप तैयारी मन से करें। और उसके बाद आप एक गाइड खरीद लीजिए नेट की। नेट के दोनों पेपर की गाइड आप खरीद लें, किसी भी प्रकाशन की ले लें, जो आपको अच्छी लगे वो ले लें, लेकिन नेट की गाइड ले जरूर लें। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले और नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले तो ये काम करें ही। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे जो हिंदी विषय में हिंदी शिक्षक बनने के लिए जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, हमने उस पर चर्चा की, कुछ रणनीति आपको बताई, कुछ पुस्तकें बताई। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगी, और जब आप तैयारी करेंगे तो आपकी एक नई दृष्टि स्वयं विकसित होगी। आप स्वतः प्रेरित होंगे, और स्वतः प्रेरणा सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। तो मैं ये शुभकामनाएं आप सबको देता हूं कि निकट भविष्य में जो भी हिंदी शिक्षक की परीक्षा होने वाली है उसमें आप मेरे द्वारा बताई गई कुछ रणनीति को अगर अपनाएंगे, और आपकी स्वयं की दृष्टि तो है ही, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं अपने YouTube चैनल पर टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ और जितने भी हिंदी शिक्षक बनने की जो पूरा पाठ्यक्रम है वह मैं पढ़ाऊँगा। मैंने शुरू कर दिया है, आज ये पहली कक्षा है, और शेष मैं आपको आपके लिए उपयोगी सामग्री ढूंढ कर मेहनत करके लाता रहूँगा। तो अगली कक्षा तक के लिए जय हिंद।